नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान आप और मेरे जैसा बिना कुछ खाए पिए जिए, सिर्फ हवा या रोशनी या जैसे कुछ लोग प्राण कहते हैं उस पर। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल कहानियों जैसा लगता है ना। जैसे प्रहलाद जानी जी का दावा था, सालों तक बिना अन्न जल के। बिल्कुल। और ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक दावे हैं या फिर क्या प्रकृति में, शायद पौधों में ऐसा कोई सुराग छुपा है जिसे हम इंसान अनदेखा कर रहे हैं। ये सवाल हमें सीधे विज्ञान और कह सकते हैं अध्यात्मता के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। हाँ, कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये असाधारण दावे हैं और दूसरी तरफ प्रकृति खुद हमें कमाल के उदाहरण देती है। सबसे पहला, सबसे साफ उदाहरण तो पौधे ही हैं। अच्छा, पौधे? मतलब फोटोसिंथेसिस? हाँ, वही प्रकाश संश्लेषण। वो सूरज की रोशनी को सीधे ऊर्जा में बदलते हैं। उनके पास वो क्षमता है। ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट नाम की छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनकी कोशिकाओं में। सूरज की रोशनी, पानी, हवा और बस खाना तैयार। पर वो तो पौधे हैं, हम में ऐसा कैसे हो सकता है? सीधे तौर पर तो नहीं, मतलब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट्स नहीं है, लेकिन यहीं पर एंडोसिम्बायोसिस का सिद्धांत काम आता है। एक बहुत ही रोचक आइडिया है ये। एंडोसिम्बायोसिस, ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि पौधों की कोशिकाओं में जो ये ऊर्जा बनाने वाले हिस्से हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, वो असल में अरबों साल पहले स्वतंत्र बैक्टीरिया हुआ करते थे। क्या? बैक्टीरिया? हाँ, वो किसी तरह बड़ी कोशिका के अंदर चले गए और फिर वहीं स्थायी तौर पर बस गए। मतलब एक तरह से मेहमान बनकर आए और घर के सदस्य ही बन गए, और दोनों को फायदा हुआ। अरे वाह, ये तो गजब की साझेदारी है, वो भी कोशिकाओं के स्तर पर। तो क्या कुछ ऐसा ही शायद किसी छुपे हुए रूप में इंसानों में भी संभव है, जिससे उन योगियों के दावों को समझा जा सके? सीधे तौर पर इंसानों में ऐसा क्लोरोप्लास्ट वाला सिम्बायोसिस तो नहीं मिला है अब तक, लेकिन प्रकृति में ऐसे तालमेल के और उदाहरण जरूर हैं। जैसे? कुछ समुद्री स्लग्स होते हैं, बहुत दिलचस्प जीव हैं। वो शैवाल यानी एल्गी खाते हैं हाँ। और उनके क्लोरोप्लास्ट को पचाने के बजाय अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। सच में? मतलब वो फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं? हाँ, कई महीनों तक बिना कुछ और खाए सिर्फ धूप से ऊर्जा लेते रहते हैं। ये भी एक तरह का सहजीवन है, सिम्बायोसिस, दो जीवों का आपसी फायदे का रिश्ता। कमाल है। मतलब एक जीव दूसरे की क्षमता उधार ले ले। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर के आता है, हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और उन योगियों का क्या, जो दावा करते हैं सालों बिना कुछ खाए पिए रहने का? क्या उनके शरीर में कुछ अलग ही चल रहा होता है? देखिए, यहाँ दो और वैज्ञानिक बातें ध्यान में आती हैं। एक है न्यूनतम चयापचय, यानी मिनिमल मेटाबॉलिज्म। न्यूनतम चयापचय मतलब? शरीर का अपनी ऊर्जा की जरूरत को एकदम एकदम कम कर देना, जैसे किसी मशीन को बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया हो। बहुत कम ऊर्जा खर्च करना। अच्छा। और दूसरी चीज है ऑटोफेगी। ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ऑटोफेजी, इसका क्या मतलब है? ऑटोफेगी का मतलब है खुद को खाना। इसमें शरीर अपनी ही पुरानी, बेकार या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तोड़कर उनसे पोषण और ऊर्जा हासिल करता है। ये शरीर का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। ओह, तो मतलब शरीर अंदर ही अंदर खुद को रिसाइकिल करके ऊर्जा बना सकता है और साथ ही अपनी जरूरतें भी कम कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या ये जो योगी तपस्या करते हैं या वो जो चरम उपवास की बात होती है, क्या वो असल में शरीर की इन्हीं गहरी छुपी हुई सर्वाइवल तकनीकों को जगाने का तरीका है? एक तरह का अंदरूनी ऊर्जा प्रबंधन? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये मुमकिन लगता है। शरीर मुश्किल हालात में ऑटोफेगी और न्यूनतम चयापचय का इस्तेमाल करता ही है। ये जानी मानी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन सवाल ये बना रहता है कि क्या सिर्फ चेतना या ध्यान, या जिसे योगी प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, क्या वो इन सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को उस असाधारण स्तर तक ले जा सकती है जिसकी बात प्रहलाद जानी जैसे लोग करते थे? विज्ञान के पास अभी इसका सीधा जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ ये आध्यात्मिक दावे हैं प्रकाश या प्राण पर जीने के, और दूसरी तरफ विज्ञान हमें फोटोसिंथेसिस, एंडोसिम्बियोसिस, सहजीवन और फिर ये न्यूनतम चयापचय और ऑटोफैगी जैसी चीजें दिखाता है। हाँ, ये सब बताता है कि जीवन ऊर्जा पाने और उसे बचाने के लिए कितना लचीला और कितना अद्भुत है।
कहीं ना कहीं ये दोनों बातें मिलती हुई सी लगती हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये पूरी चर्चा यही दिखाती है कि जीवन ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, इसके तरीके शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विविध और लचीले हो सकते हैं। जहां योगी चरम मानसिक और शारीरिक अनुशासन की बात करते, हाँ, वहीं विज्ञान हमें कोशिकाओं के स्तर पर ऐसे ही कमाल के अनुकूलन दिखाता है। ये सब जीवन की सीमाओं पर ही सवाल खड़े करते हैं। और ये सब सोचने के बाद एक गहरा सवाल मन में रह जाता है कि जब कोई भोजन और पानी जैसे बाहरी सहारों से मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाए, तो क्या वो इंसान मौलिक रूप से बदल जाता है? क्या वो प्रतीकात्मक रूप से प्रकाश का पुत्र या पुत्री बन जाता है? जीवन की चरम संभावनाएं आखिर हैं क्या? इस पर सोचना तो बनता है।